हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर कवर करेंगे। साथ ही उससे रिलेटेड जीके के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो स्टैटिक जीके उनसे रिलेटेड बनती है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर क्लिक करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे अवेलेबल कराया गया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उससे पहले आप लोगों के लिए खुशखबरी है, कल से हमारा करंट अफेयर्स का सिर्फ एक ही क्लास होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मेरी 2 क्लास करंट अफेयर्स का देखते थे, एक सुबह 6 बजे और एक दोपहर को 12:15 बजे। तो कल से सुबह 6 बजे वाली क्लास को, जो वन लाइनर्स की क्लास होती थी, उसको मर्ज कर दिया जाएगा दोपहर को 12-12:15 बजे वाली क्लास के अंदर। तो कल से आप लोगों का करंट अफेयर्स का एक ही क्लास होगा, डिटेल्स में भी पढ़ेंगे और लास्ट में हम वन लाइनर्स करंट अफेयर्स रखेंगे, जिससे कि आप लोग, काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास डेली कमेंट्स आते थे कि सर हम 6 बजे वाली देखें या फिर 12:15 बजे वाली देखें। तो मैंने क्या किया है कि आप एक ही क्लास देखो 12:15 बजे वाली, क्योंकि ये बेस्ट क्लास है और मैं इसमें अपना बेस्ट देता हूं और मैं कोशिश करूंगा इसे और भी बेहतरीन बनाने की। तो इसलिए मैंने क्या किया, सुबह की 6 बजे वाली क्लास को मर्ज कर दिया है 12:15 बजे वाली क्लास के अंदर। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास कम कर दी गई, क्लास उतना ही है, बस क्लास को 2 क्लासेस को 1 कर दिया गया है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स was India's top exporting sector for the first time during 2019-20 fiscal year? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 2019-20 के वित्तीय वर्ष के दौरान पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र रहा? तो क्या हुआ है कि 2019 से 2020 तक, अगर हम बात करते हैं अप्रैल, जो फिस्कल ईयर होता है वो अप्रैल से कैलकुलेट किया जाता है। अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 तक जो टॉप पर रहा वो है केमिकल। क्या है? केमिकल जो वाला जो क्षेत्र है, इंडियाज केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है, जो हमारी केमिकल इंडस्ट्री है, ये टॉप पर रही और इसमें 7% का इंक्रीज देखा गया, 7% का हाइक देखा गया इस इंडस्ट्री के अंदर। तो जो निर्यात करने के मामले में हमारा जो केमिकल इंडस्ट्री है, उसमें अंदर ये पहली बार टॉप पर रहा और इसके अंदर जो चेंज आया वो 7% का आया। कितने का आया? 7% का चेंज था इस इंडस्ट्री के अंदर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैव बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट वन टू सक्सेसफुली लॉन्च प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट? निम्नलिखित चिकित्सा विश्वविद्यालयों में से कौन कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाली पहली सरकार बन गई है? ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम बताओ जिसने पहली सक्सेसफुल प्लाज्मा थेरेपी की है। तो उस फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो लखनऊ के अंदर है। यह फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना है जिसने सक्सेसफुली प्लाज्मा थेरेपी को लॉन्च किया है। और आपको याद होगा, कल मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी के नाम से ये बताया था, पहली प्लाज्मा डोनर कौन बनी है? स्मृति ठक्कर। कौन बनी है? स्मृति ठक्कर जो है ये पहली प्लाज्मा डोनर बनी है। और पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसने सक्सेसफुली प्लाज्मा थेरेपी को लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं, ये लखनऊ में है, तो लखनऊ कहाँ की कैपिटल है? उत्तर प्रदेश की। यूपी वो राज्य है जो 8 राज्यों को टच करता है, एक यूनियन टेरिटरी को, और एक ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है नेपाल के साथ। तो लगभग ये 10 अलग देश और राज्यों को टच करता है। एक देश है जिसमें नेपाल है, 8 भारत के राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है जो दिल्ली है। और 8 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। नेपाल एक अलग देश है जो इसको टच करता है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? चौथा सबसे बड़ा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना था उत्तराखंड। क्या आप बता सकते हैं उत्तराखंड कब अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से? दूसरा, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश से ही है। कितनी है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश जो है एक
अलग राज्य बना, इसका पहले कुछ और नाम था। तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य के तौर पर इसका गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को। यहाँ का जो स्टेट बर्ड है, राजकीय पक्षी है, वो सारस है। अगर बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की, उत्तर प्रदेश जो है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट जुरिस्डिक्शन के अंडर में आता है, जिसका नाम आप प्रयागराज हाईकोर्ट भी बोल सकते हैं। और अभी इसके मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। कौन है? गोविंद माथुर जो है ये इलाहाबाद या प्रयागराज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। आपको जानकर हैरानी होगी, पहले इलाहाबाद का नाम प्रयाग ही था, उसके बाद इसका नाम जो है इलाहाबाद पड़ा। इलाहाबाद इसका नाम दिया था अकबर ने। किसने? द ग्रेट मुगल एम्परर अकबर। अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद रखा था। 3 नदियों के संगम पर बना है इलाहाबाद। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन अगर हम जाते हैं एंशिएंट टाइम में, अगर हम महाभारत टाइम की बात करें, तो इसका नाम उस समय इलाहाबाद या प्रयाग नहीं था। उस समय इसका नाम था कौशाम्बी। क्या नाम था? उस समय से कौशाम्बी के नाम से जाना जाता था। आज इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो आप ये चीजें याद रख सकते हैं। तो उस समय से जाना जाता था कौशाम्बी के नाम से। ठीक है। अगर हम हस्तिनापुर टाइम्स की बात करते हैं, कुरु जो राजा उस टाइम की बात करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद की, प्रयागराज की, ये मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है प्रयागराज, जिसका नाम अब प्रयागराज है। तो प्रयागराज जो है ये मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। चलो बढ़ते हैं आगे। विच अमंग द फॉलोइंग नेशंस रिसेंटली एंडेड डेथ पेनल्टी फॉर क्राइम्स कमिटेड बाय माइनर्स? निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने हाल ही में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो यहां का कानून जो था वो सबसे आप बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट माना जाता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये है सऊदी अरबिया। अब सऊदी अरबिया ने क्या किया है, अपने यहां पर अगर कोई माइनर, अगर कोई बच्चा कोई क्राइम करता है, अब उसे जो है डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी, उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। उसे क्या किया जाएगा, 10 साल से कम या फिर 10 साल तक का कोई पनिशमेंट दिया जाएगा, लेकिन अब उसे जो है मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। तो ये चेंज किया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब जो है ये वेस्टर्न एशिया का पार्ट है, पश्चिमी एशिया का पार्ट है सऊदी अरबिया। इसका कैपिटल है रियाद। रियाद यहाँ का कैपिटल है। अगर बात करें यहाँ पर जो है किंग जो है सऊदी अरब के, यहाँ पर किंग सिस्टम चल रहा है अभी भी, और यहाँ के किंग है अभी सलमान। सलमान जो है यहाँ के किंग है। अगर करेंसी की बात करते हैं, मुद्रा, तो सऊदी अरबिया की मुद्रा है रियाल। रियाल यहाँ की मुद्रा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये क्यों मनाया जाता है, याद आया? और ये मैंने कल आपको कराया भी था, तो आज मैं बता दूंगा क्यों मनाया जाता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को वीपो द्वारा। किसके द्वारा? वीपो। वीपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2000 में इसका शुरुआत किया गया। 26 अप्रैल को ये दिन मनाना जो है 2000 से शुरुआत हुआ। और इस बार का इसका थीम क्या था, ये तो मैंने कल बताया था, याद है? बिल्कुल, इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर इस बार का थीम था। अब ये मनाया क्यों जाता है वो जानो। टू एनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कि लोगों के अंदर, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे थे अलग अलग चीज क्रिएट करते रहते हैं, इनोवेशन, अलग अलग प्रकार के आइडिया सोचते हैं। तो उन लोगों को एनकरेज करने के लिए, उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को एनकरेज करने के लिए हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, जिसका इस बार विषय था इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। When is the इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व? अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया गया? अभी कुछ दिन पहले भी ये चर्चा में था और मैंने चेरनोबिल के बारे में आपको यह बताया था, याद है? यूक्रेन के जंगल में आग लगी थी और उसकी वजह से जो यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, धीरे धीरे उनकी मात्रा बढ़ रही थी, आग लगने की वजह से, टेम्परेचर अधिक होने की वजह से। याद आया? बिल्कुल, यूक्रेन की बात है ये। तो अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण कब मनाया जाता है? तो ये भी 26 अप्रैल को ही मनाया जाता है। और सबसे पहली बार इसको मनाया गया 2016 में। सबसे पहली बार कब मनाया गया? 2016 में। कारण क्या है? 2016 में इसका 30th एनिवर्सरी पर, 30वीं एनिवर्सरी थी, उस पर इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। सेलिब्रेट नहीं किया जाता, एक तरीके से लोगों को अवेयर किया जाता है, जागरूक किया जाता है। क्यों? टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कि लोगों को जागरूक किया जाए कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्या खतरनाक परिणाम हो सकते हैं।
अब ये चेरनोबिल आपदा है क्या, इस काफी लोग भूल गए होंगे, एक बार याद दिला देता हूं। बात है 26 अप्रैल 1986 की, थोड़ा पीछे जाओ, बहुत बढ़िया। 26 अप्रैल 1986 चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है। बात 26 अप्रैल की है। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट जो यूक्रेन के अंदर है, उसके जो नंबर 4 रिएक्टर था, वहां पर उसके रक्षा उपकरणों की जांच चल रही थी। तो उन रक्षा उपकरणों की जांच के दौरान क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो जांच करते हैं और देखते हैं कि अगर लाइट चली जाए या ठीक है तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होगा। तो जानबूझ के जो नंबर 4 न्यूक्लियर रिएक्टर था चेरनोबिल का, उसे बंद कर दिया गया, ठीक है, जांच के लिए। लेकिन उसमें कुछ कमियां थी और उस कमियां के कारण लाइट बंद होने के बाद जो न्यूक्लियर रिएक्टर की रिएक्शन थी वो और ज्यादा तेज हो गई। वो सिर्फ चेक कर रहे थे कि अगर लाइट चली जाए तो क्या होगा, लेकिन हुआ उल्टा, और रिएक्शन जो है वो और ज्यादा तेज हो गई लाइट बंद करने की वजह से, और तुरंत पानी जो है वो भाप के अंदर चेंज हो गया। प्रेशर इतना बढ़ गया कि रिएक्टर में धमाका हुआ, और धमाका होने की वजह से ग्रेफाइट में आग लग जाती है, और वो आग 9 दिन तक नहीं बुझ पाई थी। और उस आग की वजह से इतने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है चारों तरफ एटमॉस्फेयर में फैल गए कि चेरनोबिल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, आप कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे तो आप जनसंख्या से अलग बनाते हैं, बिल्कुल, लेकिन आप देख सकते हैं जनसंख्या से इतनी दूर होने के बाद भी 2 लाख लोगों को आसपास के क्षेत्र से अपने घर मकान छोड़कर अलग भेजा गया था। तो आप देख सकते कितना डिजास्टर ये वो था, उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। आज भी बहुत सारे लोग यहाँ के जो आसपास के हैं सराउंडिंग्स में जो अब मिले, जहाँ पर ये रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस बहुत ज़्यादा फैला, आज भी उनको कैंसर, बहुत सारी अपंगता, बहुत सारी डिसीजेज होते हैं जिसकी वजह से उन्हें अर्ली एज में मरना पड़ता है। तो आज भी इसके इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और ये धमाका इतना, आप बोल सकते हैं ये धमाका इतना बड़ा था कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो न्यूक्लियर अटैक किया गया था, एटम बॉम्ब्स डाले गए थे ना उन पर वर्ल्ड वॉर सेकंड में, उससे भी 10 गुना तेज धमाका था ये। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तो कितना भयंकर था ये, जिससे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पूरे एटमॉस्फेयर में फैले और जो आज भी अपना असर दिखा रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, 19 अप्रैल 1986 का ये बात है। तो ये था चेरनोबिल डिजास्टर। तो उसके बारे में कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के, न्यूक्लियर एनर्जी के कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को हर साल 26 अप्रैल को चेरनोबिल आपदा दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया। अब यहां पर बातों बातों में एक बात और निकल के आई, और वो थी हिरोशिमा और नागासाकी की। आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय पे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बॉम्ब डाले थे। एक 6 अगस्त को जो बॉम्ब डाला गया वो डाला गया था हिरोशिमा पर, और उस बम का नाम क्या था, उस एटम बॉम्ब का, उसका नाम इन्होंने दिया था लिटिल बॉय। क्या नाम दिया था? लिटिल बॉय। और लिटिल बॉय की वजह से लगभग 1,29,000 लोगों की, सिविलियंस थे, आज भी इसका इफेक्ट जापान में देखने को मिलता है, 1,29,000 लोगों की मौत हुई थी। तो आप देख सकते हैं उससे 10 गुना ज्यादा था ये। ठीक है, अब दूसरा एटम बॉम्ब डाला गया था 9 अगस्त को। 9 अगस्त 1945 को ये डाला गया नागासाकी पर। ये लिटिल बॉय से तकड़ा था और इसका नाम अमेरिका ने दिया था फैटमैन। क्या नाम दिया था? इस बॉम्ब का नाम था फैटमैन। एग्जाम में पूछा गया है कि हिरोशिमा पर डाले गए एटम बॉम्ब का क्या नाम था? लिटिल बॉय। नागासाकी जो 9 अगस्त को डाला गया था उसका नाम था फैटमैन, और इसमें लगभग 2,26,000 लोगों की मौत हो गई थी। 2,26,000। आप देख सकते हैं क्यों उसका नाम लिटिल बॉय था और इसका नाम फैटमैन क्यों था। आज भी इसके असर जापान में देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी जापान ने खुद को बहुत डेवलप किया है इतनी सारी त्रासदी को झेलने के बाद भी। तो आप ये सारी चीजें याद रखेंगे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हेन इज द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ऑब्जर्व? विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? ये मैंने कल भी पढ़ाया था आपको। देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं और इसका थीम क्या था। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? मैंने कहा था क्वेश्चन ऐसे बनेगा, और आज मैंने क्वेश्चन ऐसे बना के डाला है ताकि आप पहचान सके। तो अप्रैल के लास्ट वीक में मनाया गया विश्व टीकाकरण सप्ताह। कब से कब तक? 24 अप्रैल से
और 30 अप्रैल तक ये जारी रहेगा, मतलब अभी चल रहा है विश्व टीकाकरण दिवस। वर्ल्ड जो इम्यूनाइजेशन वीक है वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। और इसका थीम क्या था विषय? वैक्सीन्स फॉर ऑल। क्या नाम था? थीम था इसका वैक्सीन्स फॉर ऑल। तो ये इस बार जो विश्व टीकाकरण सप्ताह है इसका विषय है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग स्पेस टेलीस्कोप सेलिब्रेटेड 30 ईयर्स ऑफ इट्स लॉन्च ऑन अप्रैल 24, 2020? 24 अप्रैल 2020 को अपने 30 साल पूरे होने का जश्न किस अंतरिक्ष दूरबीन ने मनाया? तो 30 साल पूरे हो गए हैं और इस टेलीस्कोप का नाम है हबल टेलीस्कोप। ठीक है, हबल टेलीस्कोप ने ही ब्लैक होल की जो है खोज की थी। और हबल टेलीस्कोप जो है ये लॉन्गेस्ट लिविंग स्पेस टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट लिविंग स्पेस टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड है हबल टेलीस्कोप। क्लियर हुआ? आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मलेरिया डे 2020? कल मैंने बताया था विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया, या आप मुझे बताएंगे? देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया। लेकिन मैंने पूछा है आपसे, पेपर में भी ये नहीं पूछेगा ये कब मनाया गया, ये पूछेगा कि थीम क्या था इस बार मनाए गए मलेरिया दिवस का। तो इस बार मनाए गए मलेरिया दिवस का थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। मलेरिया से और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार, तो वैसे भी पूछे जाएंगे, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन, ये वो दवा है जो हम मलेरिया को ट्रीट करने में यूज करते हैं, आजकल कोरोना को ट्रीट करने में भी यूज कर रहे हैं। पूछा जाएगा मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही होगा कि सिर्फ फीमेल्स मॉस्किटो ही काटती है, मेल्स मॉस्किटो नहीं काटते। तो फीमेल्स मॉस्किटो में उस मॉस्किटो का नाम है एनोफिलस। एनोफिलस मॉस्किटो के नाम से एनोफिलस मॉस्किटो है, इसके काटने से ये जो है मलेरिया फैलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मलेरिया किस टाइप का डिसीज है? मलेरिया इज विच टाइप ऑफ डिसीज? मलेरिया इज विच टाइप ऑफ डिसीज? बैक्टीरियल, फंगल, वायरल या फिर प्लाज्मोडियम? बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं इसमें, प्लाज्मोडियम करेक्ट आंसर है। तो मलेरिया जो है एक प्लाज्मोडियम डिसीज है। विच टाइप ऑफ डिसीज? इट्स अ प्लाज्मोडियम डिसीज। ठीक है, तो दोस्तों ये थे जानकारी आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, और क्वेश्चन क्या है? नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CVC। उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। भाई जो लोग ऑफलाइन देखते हैं वो भी जवाब दिया करो। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश। देखो यार, मैंने हर स्टेट की लगभग हम कवर कर चुके हैं 40 स्टेट्स को, 40% स्टेट को, मतलब 40 तो है ही नहीं इंडिया में, 40% स्टेट्स को जहां की मैं आपको ऊंची चोटी याद करा चुका हूं। और ये पेपर के तैयार से आपका 1 नंबर पक्का हो चुका है। अब आप रिवाइज करते हो, पढ़ते हो या नहीं, इसका जवाब मैं कल बताऊंगा। देखते हैं आपको पता है कि नहीं पता। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाएंगे। और कल से याद रखना दोस्तों, आप लोगों के लिए एक ही क्लास होगा और वो 12:15 बजे होगा। सुबह 1 लाइनर्स का करंट अफेयर्स आपको इसके बाद देखने को मिलेगा। डिटेल्स में पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे, साथ में 1 लाइनर्स करंट अफेयर्स। तो एक बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए, बेस्ट क्लास बनाया जाएगा। सुबह रात को जो आपकी दोपहर को 12:15 बजे वाली क्लास होता है, रात को 8 बजे मिलेंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, आप लोगों के लिए लास्ट 2 डेज बचे हुए हैं, सिर्फ आखिरी के 2 दिन, जिसमें आप 20 रुपीज़ के अंदर अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे आपको। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सिर्फ 20 रुपये में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर। तो आपके पास मौका है, मेरे नंबर 7827034344 पर आप पेमेंट करके अपना नाम रजिस्टर करा ले। 5 मई को आपके पास ये करंट अफेयर्स भेज दिए जाएंगे। अगर आप 30 तारीख तक अपना नाम रजिस्टर नहीं कराते हैं तो आपको शायद 50 रुपीज़ पे करने पड़े फिर। तो अभी मौका है, आधे से भी कम दाम में जो है आप ये करंट अफेयर्स ले सकते हैं। मर्जी आपकी है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मंथली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अप्रैल के। चलो मिलते हैं दोस्तों रात को 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।